नमस्कार, मैं सरांसरी वो महाराष्ट्र के साथ में और आज हम धारावी के अशोक मिल के अंदर मौजूद है। और मौजूद इसलिए है कि धारावी की बेटी वर्षाताई गायकवाड़ जी, अब दो बेटियां हैं, ज्योतिताई गायकवाड़ जी भी है, और दोनों बहनों ने जो बीड़ा उठाया है धारावी को बचाने का। धारावी बचाने के लिए तो बहुत सारे लोग पहले से मैदान में थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कोई नई ऊर्जा जो है वो दिखाई दे रही है। कल जन आक्रोश मोर्चा है और मोर्चे की बड़ी चर्चा जो है धारावी नहीं बल्कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर हो रही है। उसी को लेकर के कुछ प्रश्न जो है वर्षाताई जी हम आपसे जानना चाहते हैं कि कल का जो मोर्चे इससे पहले भी होते रहे हैं, लेकिन कल का जो मोर्चा होगा इस मोर्चे की क्या विशेषता होगी? देखिए, ये विशेषता ये होगी कि हम महाराष्ट्र सरकार को और केंद्र सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जो आप हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं, उस अन्याय के खिलाफ हम सब लोग एक आवाज बन के आए हैं। हम धारावी में घर लेंगे, ये जमीन हमारी है, हमारा घर यही बनेगा, हम यही बसेंगे, हम यही उद्योग करेंगे, यही हमारा लीजर स्ट्रक्चर होगा, यही हमारा मकान होगा, दुकान होगा, गोडाउन होगा, हम कहीं भी बाहर नहीं जाएंगे। अगर आप अलग अलग षड्यंत्र करके, कभी आप रेलवे, कभी आप मुंबई महानगर पालिका मिडरिवर के नाम पे अगर हमारे लोग आहिस्ता आहिस्ता करके लोगों को बाहर निकालोगे, और अगर आप हमारे लोगों को अनिर्णित करके उनके ऊपर जो है वो हमारे मराठी में कहते हैं टांगती तलवार, उनके सामने अगर तलवार रखोगे तो हमारे लोग, ये मैं बताना चाहती हूँ, कोई डरेगा नहीं। हम गरीब है पर हम ईमानदार हैं, हम हमारी लड़ाई अंत तक लड़ते रहेंगे। आपको इतनी आसानी से नहीं छोड़ने देंगे लड़ाई में। हमको कमजोर मत समझिए कि आपने कुछ लोगों को खरीद लिया तो आपने सब जीत लिया, ऐसा नहीं है। देखो, एक चीज बताना चाहती हूँ, मैंने अभी भी थोड़ी देर पहले बोला, अगर आपने भाषण मेरा सुना होगा, आपने मेरा भाषण लाइव नहीं किया, जो करना चाहिए था आपको, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन सत्य हमेशा जीतता है, सत्य को परेशानियों से जाना पड़ता है, सत्य को तकलीफें भी बहुत लोग देते हैं, पर जीतता हमेशा सत्य ही है। भले कितने झूठे लोग कितने भी चेहरे लगाए, कितने भी दलालों को भेजे, कितने भी गुंडों को भेजे, कितनी भी पुलिस यंत्रणा का इस्तेमाल करे, सरकारों का इस्तेमाल करे, हम डरने वाले नहीं, झुकने वाले नहीं, ये मैं यहाँ से बताना चाहती हूँ। वर्षा गायकवाड़ जी, आपने कहा कि सत्य कभी पराजित नहीं होता है, लेकिन आज देश की मोनोपोली में सत्य को पराजित करने की जो षड्यंत्र चला जा रहा है, तो क्या लगता है आपको आज भी क्या सत्य पराजित नहीं कर पाएंगे लोग? जिंदगी में नहीं कर पाएंगे। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था 2500 साल पहले, आज भी वही सत्य है और कल भी वही सत्य रहेगा कि सूर्य चंद्र और सत्य न छुपाने से छुपेंगे। तो उनकी जो फिलोसफी है ना, वो आज भी लागू है। उन्होंने जो उस समय जो कहा था दुख के कारण क्या है, वो आज भी लागू है। उन्होंने कहा था मृत्यु अटल है, वो आज भी लागू है। तो जो उन्होंने वचन बोले थे और जो उन्होंने बताया था, वो मुझे मालूम है सच होने वाला है। कुछ लोग, चंद लोग अगर दलाल बन गए, कुछ लोग अगर अपने ईमान बेच चुके हैं, तो इसका मतलब सच्चाई नहीं बिकी है, कुछ लोग बिके हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने लड़ाई लड़ने के लिए उतरेंगे मैदान में। जिसका घर है ना, जिसका आशियाना है, उसको उतरना पड़ेगा। आप तय करने वाले कौन होते हो कि 50 स्क्वायर फुट के घर के नीचे लोगों को नीचे घर नहीं देंगे? कौन है आप सरकार हो? आप डेवलपमेंट करने वाले लोग हो ना? तो मेरे को एक बात बताओ, पेपर है तो आदमी इलिजिबल कैसे हो जाते हैं? घर इलिजिबल कैसे होता है स्ट्रक्चर वहां पे? तो आप तो धारावी को पूरी तरह से निकाल रहे हो। 80% घर तो हमारे जो है वो 100 फुट के अंदर है, तो किसको घर देना चाहते हैं आप? बाहर वालों को? ये बाहर वालों को भी नहीं, सॉरी, अदानी को। तो अदानी के लिए बन रहे हैं प्रोजेक्ट, होंगे कुछ। और आपने जो कहा ना कि सत्य की लड़ाई हम भी लड़ेंगे, आप भी लड़ना चाहिए। आप भी पत्रकार हो, इस देश के संविधान के चौथे स्तंभ हो। हम तो कुछ लोगों के पास भाषण में जा रहे हैं, आप तो लाखों लोगों को संदेश दिला सकते हो। दे दीजिए एक आवाज, उतरिए। अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहन करने वाला महापापी है, भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो उतरिए, सवाल पूछिए। वो चाहे वर्षा गायकवाड़ हो, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो देश का प्राइम मिनिस्टर हो, या चाहे वो दुनिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन हो। तू हमारा घर कैसे ले सकता है भाई? इतना तो पूछने का अधिकार हमें है। तू हमें घर कहाँ देने वाला है भाई? इतना तो पूछने का अधिकार हमें है। ये जमीन हमारी थी, कल तक तो तुझे दिखती नहीं थी, आज बीकेसी के बाजू में आ गई तो सोने की कीमत हो गई। कल तक तो लोग तुम बोलते थे कि धारावी बहुत गंदी बस्ती, कल तक तो बोलते थे यहाँ बहुत अवैध धंधे चलते हैं, यहाँ पे तो ये सुरक्षित नहीं है। तो आज क्या हो गया? क्योंकि बीकेसी के बाजू में आ गए। और मेरे को बताओ, इतने दिन में क्या किया अदानी ने, किसके लिए? कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट के नाम पे लोगों को बाहर ही भेजने का चल रहा है। आप सड़क नहीं बना सकते, लेकिन रेलवे के नाम पे झोपड़ियां तोड़ सकते हो। आप सड़क नहीं बना सकते, लेकिन अनिर्णित के नाम पे लोगों को बोलते 3 महीने का भाड़ा लेके जाओ। आपको मैं 3 महीने का भाड़ा लेंगे पत्रकार महोदय, और बाद में आप अपात्र हो गए तो आपको भाड़ा भी मुझे वापस करना है। कौन सी सरकार है ये? आपने हमारे हाथ पैर मुंह डाल के हमको पानी के अंदर ढोक दिया। हम तो केस भी नहीं कर सकते भाई साहब, हमसे एफिडेविट लिख के ले रहे हो, वीडियो बना के ले रहे हो। किसकी डेवलपमेंट चल रही है ये लोकशाही है?
ऐसी लोकशाही नहीं होती है। लोगों का विकास है ना, लोगों के बीच में आइए, शालीमार ऑफिस में गुंडे मत बिठाइए। वर्षा जी, मैं एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं कि बार बार एक चर्चा हो रही है अनिर्णित और अपात्र लोगों की। सारे पॉलिटिशियनों ने यह मुद्दा उठाया कि इतने लोगों का सर्वे हुआ और इतने लोग अपात्र हो गए, अनिर्णित हो गए। आपको इसके बारे में पता है क्या कि किन कारणवश, किन कारणों से, कौन से डॉक्यूमेंट्स न होने की वजह से वो लोग अपात्र और अनिर्णित हुए? आपने कभी ये सवाल राहुल शेवाड़े से पूछा? पूछना चाहिए ना आपको, वो भी कभी सांसद रह चुके हैं, उनके तो उप मुख्यमंत्री महोदय है। आपने कभी सत्ताधारी पक्ष से सवाल पूछा? आप मेरे को बताओ, अनिर्णित का कोई एक पात्र होता है, वो कितने लोग अनिर्णित होने चाहिए, या कितने लोग अपात्र होके लिस्ट में आने चाहिए, या कितने लोग का डिसीजन होना चाहिए? 5%, 2%, 3% हम समझ सकते हैं कि जिनके बारे में कुछ हो सकता है कि उनका एक कागज नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। भैया हमारे यहाँ पे तो पात्र 3%, 5% लोग है। 95%, 90%, 80% तो लोग हमारे अनिर्णित है। कौन सी दुनिया में हम लोग जी रहे हैं? और इतना अन्याय हम क्यों सह रहे हैं? क्यों, किसके लिए सह रहे हैं? फिर आप जाके किसी बीएमसी के दलाल को पकड़ने का, वहां पैसा देने का और उसको पात्र करने का। हमारे लोग 2-2, 3-3 लाख रुपया भर रहे हैं, किसके लिए भर रहे हैं? कौन सी सरकार है ये? क्या अदानी को कमी है जो हमारे पैसे भी लेके दे रहे हैं? अभी इतना तो लालच नहीं होना चाहिए आदमी को। गरीब को तो छोड़ो यार, और गरीब की जमीन को भी छोड़ो। ये क्या है? ये सवाल आप उनसे नहीं पूछ रहे हो चाहिए, आपके दोस्त इसलिए बोल रही हूँ। क्यों पता है? क्योंकि कितने लोग को अनिर्णित किया है और कितने लोग को पात्र किया। आप मुझे बताओ कावड़े चावल में कितने लोग को पात्र किया? हम तो डॉक्यूमेंट के साथ आए थे, फिर वो ट्वीट करके बताएंगे। तो उसके लिए जो है, अभी पिछले हफ्ते में जो उनकी पार्टी के नगर सेवक है भास्कर शेट्टी जी ने अदानी कंपनी के अधिकारियों से एक मीटिंग अरेंज किया कि ये जानना चाहते थे कि अनिर्णित और अपात्र लोग क्यों है और इनको कैसे पात्र किया जाएगा। इसके बारे में तो वो कैंप लगाने वाले हैं। आपका चैनल का सवाल है, मैं काम करती हूँ, बाहर जाके मैं प्यून से पूछ के आती हूँ, चलेगा? अगर मुझे आपके चैनल का सवाल पूछना है तो मुझे किससे पूछना, बात करना पड़ेगा? आपके एडिटर से बात करना पड़ेगा, सही है? अगर मुझे कोई बात करनी है तो मुझे किससे बात करनी है? हमारा ऑर्डर अदानी नहीं है, हमने ये प्रोजेक्ट डीआरपी को दिया है। हम सवाल डीआरपी से पूछेंगे। पॉलिसी कौन अदानी के बनाते क्या गुंडे बैठ के? हाँ, अदानी के दलाल बनाते हैं। पॉलिसी कौन बनाना चाहिए? सरकार ने बनानी चाहिए। सरकार का अधिकारी कौन है? सुनिए मेरा बात, आपने एक नाम लिया अभी कि उन्होंने मीटिंग की, उसके ऊपर बोलना चाहती हूँ मैं। हमको किसके पास जाना चाहिए? मेन अथॉरिटी की। बराबर, हम किसके पास जाएंगे? अगर सर्वे बराबर नहीं हो रहे तो किससे बात करेंगे? हम डीआरपी से बात करेंगे। अगर हमारे घर की पॉलिसी बना रही है, खराब हो रही, किससे बात करेंगे? हम डीआरपी से बात करेंगे। अगर ये चीजें हमारे साथ गलत हो रही है, पॉलिसी बना रही है, तो किससे बात करेंगे? हम डीआरपी से बात। जो आईएएस ऑफिसर अपॉइंट बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र सरकार का जो प्रतिनिधि करता है, वो कौन है? वो डीआरपी का प्रमुख है। उससे हम चर्चा करेंगे। भाई तुम्हारी पॉलिसी गलत हो रही है, कौन तय करता है? ये 50% के ऊपर के लोगों को घर नहीं देना चाहिए, नीचे के लोगों को कौन तय करता है? वो छोड़ दीजिए, उनके नेता ने सब जीआर निकाले। मैं एक दिन एकनाथ शिंदे जी के ऊपर बात करने वाली हूँ। जब उनके नेता ही उसमें शामिल है, वो क्या बोलेंगे? वो मुख्यमंत्री उस चीज के ऊपर बन गए तो क्या बोलेंगे? नीचे वालों से क्या अपेक्षा करूं? वो तो मैं, उनका नाम तो मैंने सत्ताधारी रखा है, जहां सत्ता है वहां वो है, तो उनके बारे में मुझे बोलना नहीं है। आप भी उनको अच्छे से पहचानते, मैं भी अच्छे से पहचानती हूँ, तो सत्ताधारी के बारे में बात नहीं करनी। एकनाथ शिंदे के बारे में जरूर बात करूंगी। जितने भी जीआर निकले हैं एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में निकले, और जितना भी सब टीडीआर का पॉलिसी हुआ एकनाथ शिंदे के काल में हुआ है। जिस दिन कभी मौका आएगा, कभी सरकार बदली, तो फिर पता चल जाएगा क्या हो। एक आखिरी सवाल मैं आपसे जानना था, जीआर की बात हुई, वर्षा जी आपने एलिगेशन जो लगाया कि जितने जीआर निकले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी के निकले, लेकिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी का यह कहना है कि जब शिवसेना की सरकार थी, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, ये सारा जो धारावी के रीडेवलपमेंट का प्लान है ये इन्हीं लोगों ने निकाला है। क्या उसको आप नकार सकते हो? मैं उनके सामने मुंह पे बोली हूँ, या आपके सामने नहीं बोल रही। आप मेरा विधानसभा का वीडियो देखना, जब मैंने भाषण किया था, जब उन्होंने ये बात कही, मैं दावे के साथ कहती हूँ, तारीख देखना, उद्धव ठाकरे की सरकार कब गई है और ये टेंडर कब निकला है। ये टेंडर देवेंद्र फडणवीस जी के कार्यकाल में निकला है, पहला चीज। दूसरा चीज जो आप बात कर रहे हैं ना बार बार, ये जीआर किसके कार्यकाल में निकले? राज्य का मुख्यमंत्री देश के प्राइम मिनिस्टर मिलने जाता है और बाहर आके लिखता है कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के साथ धारावी डेवलपमेंट जल्दी करने के लिए चर्चा होती है। आप देश के मुख्यमंत्री हो, आप किसान के बारे में बात नहीं कर रहे, किसी डेवलपमेंट जरूर जोर से करने के लिए बात हुई। देश के प्राइम मिनिस्टर को धारावी डेवलपमेंट में जोर से करने में बहुत इंटरेस्ट है, और धारावी कर को धारावी में बसाने में इंटरेस्ट नहीं है। और क्यों नहीं है आपको भी पता है। अब बीच में मैंने इसीलिए उल्लेख किया कि राहुल गांधी जी अंडमान निकोबार में गए,
क्या समस्या थी वहां पे? आपने भी वीडियो देखा होगा। तो आज आप भी इधर पत्रकार इधर धारावी में रहते, आप मुझे बताओ किसको मालूम है धारावी में घर किसको कहाँ मिलने वाला है, कितने कहाँ मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, हमारे उद्योग का क्या होने वाला है, रिलीजियस स्ट्रक्चर का क्या होने वाला है, हमारे गोदाम का होने वाला है, इंडस्ट्री का क्या होने वाला है, आपको मालूम है? ये सवाल तो हमने सत्ताधारियों से पूछा है। हाँ। उनका ये जवाब था कि धारावी वालों को धारावी में ही घर देंगे। अच्छा, मैं उसके बाद 1.5 साल हो गया, 2 साल तो हो गया उनका टेंडर होके, 22 में टेंडर निकला है। कितना साल हो गया? 4 साल लगभग। 4 साल में धारावी के किस आदमी को मालूम है कि धारावी का इंडस्ट्री का क्या होगा? 4 साल में रिलीजियस स्ट्रक्चर का पॉलिसी क्या होने वाला है, किसको मालूम है? एकनाथ शिंदे जी को भी मालूम है कि उनके नीचे पार्टी के नीचे देवेंद्र फडणवीस जी को मालूम है, उनके पार्टी के नीचे किसी कार्यकर्ता को मालूम है? कितने धारावी के लोग यहाँ पात्र करने वाले? मुझे जो मुख्यमंत्री का मतलब जब वो हाउसिंग मिनिस्टर थे देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थे, जब मैं हाउस में पूछा था, मुझे बोला था कि इतने पात्र होंगे, तो मैंने बोला था वो तो मशाल का सर्वे था, लेकिन मशाल का सर्वे तो 2008 में हुआ है, आपने तो 2011 तक का हमें दिया है, तो आपको नया सर्वे कौन निकाल रहा है? और जो सर्वे आ रहा है उससे आप संतुष्ट है? वो हमारे ऊपर अन्यायकारक है, वो हमें मार डालने वाला है, हमारा कत्ल करने वाला है, हमारी हत्या करने वाला है। ऐसे समय में इनकलाब जिंदाबाद, उतरना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। यही एक जमाने में सोचते थे अंग्रेज भी, अब वही बारी आई है। तो जब वक्त आएगा मैं एकनाथ शिंदे जी के ऊपर जरूर बात करना चाहूंगा। चलिए, जिस तरीके से कल के जन आक्रोश मोर्चे को लेकर के वर्षाताई एकनाथराव गायकवाड़ जी ने जो बात की है, आंदोलन और मोर्चे तो 4 सालों से हो ही रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो धारावी करों से अपेक्षा नेताओं की होती, उस अपेक्षा पर धारावी कर जो है वो खरे नहीं उतरते हैं और अभी तक तो नहीं उतरे हैं। क्या कल के मोर्चे में धारावी कर अपने घर को बचाने के लिए वाकई में सड़कों पर उतरेंगे या सिर्फ ये बातें रह जाएंगी? आने वाले कल बहुत दूर नहीं है, 12 घंटे के बाद वो भी हम दिखाएंगे कि धारावी कर अपने घर के लिए कितने चिंतित है और कितने सड़क पर उतर के संघर्ष करने के लिए तैयार, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। आप सारे लोगों ने बात की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।